Hello friends, myself Pinki Kumar. I am a special educator, parent and behavior therapist in a school. Just on the autism awareness week, I am just sharing the two thoughts of mine. First, autism is a spectrum. ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है. इट्स मीन्स डैट कि ऑटिज्म में बहुत सारे मतलब अलग अलग वेरिएशन है. कई बच्चे बॉर्डर लाइन होते हैं, कुछ बच्चे माइल्ड होते हैं, कुछ बच्चे माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, कुछ बच्चे मॉडरेट टू सीवियर होते हैं और कुछ बच्चे सीवियर भी होते हैं. और कई बच्चों में ऑटिज्म प्लस सम और इशू भी इंक्लूडेड है. जैसे बॉर्डर लाइन के केस के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो जनरली नॉर्मल मेन स्ट्रीम क्लास में इंटीग्रेटेड रहते हैं एंड उनको बहुत कम थेरेपीज़ में ही काफ़ी ज़्यादा रिकवर करते हैं और काफ़ी फास्ट रिकवर करते हैं. तो अगर मैं उनके पेरेंट्स को कहूँ, वैसे पेरेंट्स मैंने काफ़ी देखे अपने लाइफ में जो कि कहते हैं कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया, डेट्स वाई हमारे बच्चों को हमने ऑटिज्म से बाहर निकाल दिया. सी आई एग्री कि जब आपने हार्ड वर्क किया होगा, सारे पेरेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, बट आपके साथ साथ आपके बच्चे की कॉम्प्लेक्सिटी, आपके बच्चे का इशू, आपके बच्चे की सेंसरी, आपके बच्चे का कॉग्निशन, आपके बच्चे की एबिलिटी ऑफ अ लर्निंग बहुत अच्छी थी. ठीक है, तो उन सारी वजह से भी आपके बच्चे ने स्पीड अप कर लिया. तो वो सारे होते हैं बॉर्डर लाइन के. नेक्स्ट आते हैं माइल्ड केस में. माइल्ड केस के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जैसे कि वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ सालों तक तो आराम से अपना मेन स्ट्रीम चला लेते हैं, बट एकेडमिकली उतना नहीं कर पाते. वर्बल होते हैं या नॉन वर्बल भी होते हैं, पर उनके पर कम्युनिकेशन अगर एएसी डिवाइस से भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नॉन वर्बल बच्चे माइल्ड नहीं होते, नॉन वर्बल बच्चे भी माइल्ड केस में आ सकते हैं. वो अपने एएसी डिवाइस को या अपने आरपीएम मेथड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना बड़ी फास्टली कॉग्निटिवली सीख जाते हैं. ठीक है, उनमें कंप्लायंस का इशू इतना नहीं होता है. कंप्लायंस मीन्स कहना मानना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना. उनका इशू होता है थोड़ा बहुत एकेडमिकली, वो उतने फास्ट नहीं हो पाते. क्लास के साथ इंटीग्रेशन या सोशल इंटीग्रेशन में कुछ इश्यूज उनके रहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा माइल्ड टू मॉडरेट. ऐसे केसेस के बच्चे जनरली किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैथ में कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर कंप्लायंस का या इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग उतना अच्छा नहीं होता. स्ट्रीमिंग थोड़ी बहुत होती है, बट कॉग्निटिवली कहीं हाई हो. मतलब अगर आप बहुत सारे एरियाज को कंसर्न करो तो कुछ पार्ट उनके ठीक होते हैं, कुछ पार्ट उनके काफ़ी अफेक्टेड होते हैं. तो वो भी एक केस हो गया. फिर आगे जैसे मॉडरेट लेवल के बच्चों में मतलब कॉग्निटिवली थोड़ा और ज़्यादा इशू होता है, सेंसरी और ज़्यादा इशू होता है, समझना और फिर समझ के याद रखना, मेमोरी इश्यूज भी उनके ज़्यादा होते हैं. एंड उसको मतलब अपने सेंसरी से भी उतने फाइट करते रहते हैं कि उन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है सेंसरी को काम डाउन करने में. देन मॉडरेट टू सीवियर, अगेन काफ़ी चीज़ों में मॉडरेटली समझ पाते हैं, पर काफ़ी चीज़ों में बहुत सीवियर होते हैं. सीवियर केस होता है मीन्स उनका आईक्यू, उनकी सेंसरी, उनका अपने ऊपर ही कंट्रोल काफ़ी मतलब लो होता है. ठीक है, ये मेरी पहली बात हुई कि ऑटिज्म इज़ ए वेरिएशन. ठीक है, सेकंड बात हुई कि ना अगर आप पेरेंट हो, और मैंने काफ़ी पेरेंट को, मैं भी एक पेरेंट हूँ, काफ़ी पेरेंट्स को देखा एक दूसरे से कंपैरिजन करके एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे को ये प्रूफ करना कि हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं. ठीक है, हार्ड वर्किंग सारे पेरेंट्स होते हैं. हार्ड वर्क अपनी तरफ से हर पेरेंट्स अपने एफर्ट्स दे रहा है. इसका मतलब नहीं है कि अगर माइल्ड वाले केस में उस पेरेंट ने हार्ड वर्क किया तो ऑब्वियसली बच्चा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा क्योंकि कॉग्निटिवली वो समझ रहा है. मॉडरेट वाला अगर कर रहा है हार्ड वर्क, उसका बच्चा उस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं करेगा, और सीवियर वाले का बच्चा और भी कम प्रोग्रेस करेगा. तो ये आज जो कई पेरेंट्स होते हैं जो माइल्ड स्पेक्ट्रम में होते हैं, हमने तो बस 10 क्लासेस दिलाई अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, फिर हमने हार्ड वर्क किया और सब सॉल्व कर दिया. जी नहीं, आपने हार्ड वर्क किया, सॉल्व किया, जो भी किया, आपके बच्चे का वो भी फाइटिंग इश्यूज, आपके बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था दूसरों के बच्चे से. ठीक है, तो दूसरों को इंसल्ट मत करो, दूसरों को अप्रिशिएट करो कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. एंड डेफिनेटली आप करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट.
सेकेंड, एक और बात मैं कहूँगी कि अगर आपको बच्चे को थेरेपीज़ नहीं मिल पा रही है किसी भी रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न से, घर के रीज़न से, या थेरेपी सेंटर आपके पास है ही नहीं, आसपास नहीं, तो मदर इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे भी आप कितने भी थेरेपी सेंटर पे भेज दो, अगर मदर नहीं एफर्ट करेगी ना घर में, या कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दो, मैंने इंडिया में भी अपने बेटे को पढ़ाया, यूएस में भी पढ़ा रही हूँ, इंडिया में भी मैंने बहुत सारे स्कूलों में काम किया था, यूएस में भी मैं स्कूलों में काम कर रही हूँ। अगर टीचर कितना भी अच्छा एफर्ट करे, पर अगर पेरेंट एफर्ट नहीं होगा ना, तो आपको मैजिक नहीं दिखेगा। मैजिक पेरेंट से ही आता है, और हमेशा पेरेंट के एफर्ट ही उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्कूल और थेरेपी का भी होता है, पर पेरेंट एफर्ट आप डिनाइल नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास जो भी फैसिलिटी है, जितनी भी फैसिलिटी है, स्कूल अच्छा नहीं है, उतना सपोर्टिव भी नहीं है, अगर 2-3 घंटे के लिए भी भेज सकते हो भेज दो। जितना भी थेरेपी सेंटर जो भी मिल रहा है आसपास, थोड़ा बहुत ज्वाइन कर लो। बाकी आजकल तो इतना ही इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पड़ी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू मग अप। इतना समझो कि आप उसको समझ के अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिकल उसको करो। हमेशा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट एफर्ट ही मैजिक करता है। बायोमेडिसिन बच्चे की कुछ हद तक उसकी इरिटेबिलिटी को लो करते हैं, या साइकेट्रिक दवाई भी कुछ हद तक कुछ इरिटेबिलिटी को लो करते हैं, पर पेरेंट हार्ड वर्क ही मेन है जो कि कंसिस्टेंट इफेक्ट करते हैं। कई पेरेंट्स को मैंने देखा दे थॉट कि GFCF कर देंगे एंड बच्चा ठीक हो जाएगा। GFCF उन्हीं बच्चों को ज़्यादा सूट करेगा जिनको GFCF की एलर्जी है। कोई वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि GFCF करने से ऑटिज्म ठीक हो जाता है। GFCF तभी, वो भी उस लेवल तक बेनिफिट करेगा कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काम डाउन हो जाएगा, डेट्स इट। मेडिकल या साइकेट्रिक दवाई कोई भी अभी तक नहीं बनी है जो कि बच्चे को ऑटिज्म से बाहर निकाल दे। वो केवल ऑटिज्म के इश्यूज़ को रिलेटिवली हेल्प करता है, जैसे स्लीपिंग इश्यूज़ हैं या बच्चे के कोई और इश्यूज़ हैं, उसके लिए साइकेट्रिक दवाई हेल्प करती है, पर वो उसे ऑटिज्म से बाहर नहीं निकालती है। ऑटिज्म से बाहर या ऑटिज्म का क्योर एज ए पेरेंट के हाथ में। आप करते रहो अपना हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहो, लर्न करो जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं, समझो और अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करो। तो होप आई एम एबल टू डिस्क्राइब इन माई थिंकिंग वे, एंड प्लीज़ डू हार्ड वर्क। दूसरे पेरेंट को नीचा दिखा के आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा सकते। डेट इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग वे। ये कहना कि मैंने तो एफर्ट करके अपने बच्चे को बस निकाल दिया ऑटिज्म से बाहर, ये भी गलत है, ठीक है। या मैंने तो बस थोड़ी सी थेरेपी करवाई और मेरा बेटा ऑटिज्म से बाहर आ गया, ये भी बात गलत है। क्योंकि हर बच्चा हर अलग अलग लेवल पे, मैं अपने स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट के साथ एफर्ट करती हूँ। कई बच्चे हम लोग उनको कितने दिनों से एक ही चीज़ समझा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, ठीक है, सिखा पा रहे। और कई बच्चे जिनको हमने आज चेस खेलना सिखाया, कल उनको कोई और गेम सिखाया, विद इन अ मिनट दे लर्न इट। क्योंकि दोनों का कॉग्निटिव लेवल, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कंपेरिजन छोड़ दो, अपने बच्चे को देखो, उसकी तरफ से जो आप कर सकते हो करते रहो। थैंक यू सो मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।